अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम के बाद मैं अपलोड कर रही हूँ क्योंकि कुछ दिन के लिए मैं लीव लिया था क्योंकि तबीयत थोड़ा सा ख़राब था, गला भी ख़राब हो चुका था। लेकिन फाइनली मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं एक न्यू स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये एक वांगशन वन शॉट एफएफ है जहाँ पर टॉप लान वांगची बॉटम विंग है। ये हिस्टोरिकल है, ओमेगा वर्जन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के इस न्यू एफएफ को, जहाँ पर वांगजी एक अल्फ़ा है, विंग एक प्यारा सा ओमेगा है। तो कहानी की शुरुआत होती है हमें वैन वेंसन को दिखाते हुए, जहाँ पर वैन कबीले में आग जल रही थी और सब लोग बदले की योजना में जुड़ रहे थे। जहाँ पर एक इंसान खड़ा था और वो बहुत गुस्से में बोल रहा था, अगर तुम उसे नहीं मार पाए तो समझ लेना। लेकिन कोई घबराता हुए बोलता है, हाँ मैं उसे मारूंगा, मैं कुछ भी करके मैं उसे मारूंगा, प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसा मत करना। उसके सामने वैन रोहान खड़ा था। वैन रोहान उसे देखते हुए एक स्माइल करता है, जहाँ पर वैनसा, वैन जूलियो, वैन सो भी खड़े थे। और वहाँ पर उनके सामने खड़ा था एक ओमेगा, जो कि ब्लैक कलर के रूप्स में था एंड रेड कलर के रूप्स में, जिसकी जो फॉरहेड पर जिसकी जो बाल थे उसमें रेड कलर का रिबन लगा हुआ था। वैन जूलियो ने कहा, विभूषण तुम्हें लगता है कि तुम ये काम कर सकते हो? तो इसका नाम विभूषण था। विभूषण ने कहा, हाँ मैं कर सकता हूँ, प्लीज़ आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। फिर इधर वैन झाओ ने कहा, ठीक है ये लो। उसने अपनी पावर से एक चीज़ को क्रिएट किया। उसने इसको देते हुए कहा, इसे लेकर तुम घुस जाओगे और अगर ये तुम्हारे पास रहेगा तो वो लोग तुम्हें आसानी से अंदर एंटर करने देंगे। विंग ने कहा, शुक्रिया राजकुमार, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। वैन रोहान ने कहा, ये लो तुम्हारा हथियार। उसने उसे एक हेयर पिन दिया। उस हेयर पिन को उसने अपनी पावर से विंग की बालों पर लगा दिया। उन्होंने कहा, तुम एक ओमेगा हो, मुझे पता है कि तुम छलावा कर सकते हो और मुझे पता है कि तुम अपना काम बिल्कुल बखूबी से निभाओगे। विंग ने कहा, जी। विंग ने ग्रेट किया। उसके बाद विंग निकल गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शुयांग नाम का एक लड़का आया, जो कि एक अल्फ़ा था। उसने कहा, ये काम आप मुझे ना देकर विंग को क्यों दिया? मुझे नहीं लगता कि विंग ऐसा कुछ काम कर सकता है, वो तो बिल्कुल बुद्धू है। आप मुझे एक बार मौका तो दीजिए, पूरे लान कबीले को ख़त्म कर डालूँगा मैं। वैन चाओ ने कहा, नहीं, पूरे लान कबीले को नहीं, सिर्फ एक ही इंसान को मारना है, वो है लान वांगजी, और किसी को नहीं। तो तुम चुप रहो तो ही अच्छा है ना? उसे कहा, कोई बात नहीं, अगर विंग ना मार पाया तो? वैन चाओ ने कहा, तुम जानते हो अगर विंग ना मार पाया तो फिर उसके साथ क्या होगा? शुयांग ने हंसते हुए कहा, आप भी बहुत अजीब इंसान हो, बेचारा विंग। सब लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। सीन कट होता है। इधर हम दूसरे सीन पे देखते हैं गोसू को, जहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए आ रहे हैं। स्टूडेंट्स को सब लोग अंदर ले रहे थे सिर्फ और सिर्फ एक ही कागज़ देखकर, जहाँ पर पीछे की लाइन में हमारा विंग भी खड़ा था। विंग धीरे धीरे करके आगे की तरफ आ रहा था। सबके रूप्स वाइट थे, बट विंग का रूप्स लाल और काला था, जिसे देखकर डिसिपल्स ने कहा, तुमने अपना रूप्स चेंज क्यों नहीं किया? विंग ने कहा, मुझे टाइम नहीं मिला और मुझे रूप्स भी नहीं मिले, सारे वाइट कलर के रूप्स ख़त्म हो गए थे। वहाँ पर एक डिसिपल था, उसने कहा, जाओ कुछ रूप्स लेकर आओ। एक डिसिपल चला गया और दूसरे डिसिपल ने विंग का निमंत्रण पत्र को चेक किया। वो बिल्कुल सही था और वहाँ पर स्टैम्प भी लगे हुए थे। इसे देखकर उन्होंने विंग को अंदर ले लिया, बट जाते हुए उन्होंने विंग के हेयर पिन को देखा और उन्होंने कहा, रुक जाओ। विंग को घबराहट सी हो गई। विंग रुक गया। विंग पीछे मुड़ा। वो विंग के हेयर पिन को ऐसे घूर रहा था जैसे कि वो अभी विंग की हेयर पिन को निकाल कर विंग को कुछ ना कुछ कहेंगे। विंग की तरफ वो बढ़ रहा था। पीछे से वो इंसान आता है जिसके पास वो रोप्स था। उसने कहा, ये रोप्स मैं लेकर आया हूँ। वो इंसान विंग की हेयर पिन को देखते हुए अपने हाथ को बढ़ाया। विंग को घबराहट सी हुई। विंग ने अपनी हाथ को पीछे कर लिया और अपनी पावर को यूज़ करने के लिए तैयार हो गया। अगर कुछ हुआ तो विंग यहाँ पर अपनी पावर को यूज़ करके यहाँ से भाग सकता है।
बट कुछ नहीं हुआ। उसकी हेयर पिन के ऊपर एक पत्ता गिरा हुआ था, वो फंस चुका था। इसीलिए उस इंसान ने उसे निकालते हुए कहा, तुम इसे लेकर अंदर जा रहे थे, इस पत्ते को लेकर तुम अगर अंदर जाओगे तो ये गंदगी मचाएगा, क्योंकि ये पत्ते से बू आती है। ये सुनकर विंग ने अपनी चैन की सांस छोड़ा। उसके बाद उसे वाइट ड्रॉप्स दिए गए और विंग धीरे धीरे करके अंदर आ गया। विंग ने कहा, सबसे पहले मुझे लानवांगजी से मिलना पड़ेगा। बट मैं लानवांगजी से कैसे मिलूँगा? क्या उसे मारना इतना आसान होगा? सबसे पहले विंग अपने केबिन में आ गया, अपने रूम में आ गया, जहाँ पर उसने पहले अपने रोब्स को चेंज किए। उसके बाद अपनी जो उसका जो बांसुरी था वो उसको छुपा लिया और अपनी तलवार को अपने हाथ में लेकर बाहर निकल गया। उसके बाद वो इधर उधर घूमता है, जहाँ पर उसे लांसी चैन मिलता है। लांसी चैन जो कि एक अल्फा था, उसने विंग को देखते हुए कहा, चिल्डे वी। ये सुनकर विंग पीछे मुड़ता है। उन्होंने विंग को देखा और स्माइल किया। विंग ने ग्रीट किया। विंग ने कहा, मैं उन्होंने कहा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तुम मुझसे मांग सकते हो। विंग ने कहा, नहीं, मैं तो बस घूम कर देख रहा था। आपका कबीला बहुत अच्छा है, लेकिन आपके 3000 रूल्स, आपको नहीं लगता कि आपके रूल्स कुछ ज़्यादा ही हैं? ये सुनकर जिवचन मुस्कुराता है। उसने कहा, नहीं विंग, ये तुम्हें लग रहा है। हम इन असूलों पर चलते हैं, हमें कभी ये भारी नहीं लगते। विंग ने कुछ नहीं कहा, अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसने पहली बार जिवचन को देखा। जिवचन काफ़ी हैंडसम है। वो अल्फ़ा है, एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा है, और वो यहाँ का कुल प्रमुख भी है। उसे देखकर विंग ने फिर से ग्रीट किया। उसने कहा, कुल प्रमुख लान, तो फिर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? उसने कहा, हाँ विंग, तो मुझे पूछ सकते हो। विंग ने कहा, आपके कबीले में सब लोग शिक्षा लेने के लिए आते हैं, ताकि आप लोगों ने अच्छे से शिक्षा दो। क्या कोई ऐसा इंसान आया है जो बहुत बुरा हो? ये सुनकर जिवचन ने हंसते हुए कहा, हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई होती है विंग, कोई दूध का धुला नहीं होता। हर इंसान के पास ही बुराई शक्ति और अच्छी शक्ति है। जैसे कि तभी विंग पीछे हट गया। जिवचन ने हंसते हुए कहा, उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर अच्छे से रहोगे। विंग ने कहा, जी। उसके बाद वो चला गया। विंग ने कहा, इन्होंने अभी क्या कहा? हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई होती है। क्या इन्हें पता तो नहीं लग गया कि मेरे पास डेमोनिक पावर है? उसने जिवचन को देखा जाते हुए। विंग ने एक सांस छोड़ा। अगले दिन विंग का क्लास था। विंग रात भर जागकर वांगजी को ढूंढ रहा था, लेकिन अभी तक उसे वांगजी नहीं मिला था। उसने कहा, ये वांगजी कहाँ है? मैंने उसे कभी देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा है, उसे मारना इतना आसान होगा? अगले दिन क्लास था, तो क्लास में विंग सो रहा था। विंग को पनिशमेंट मिलती है। विंग खड़ा हो जाता है अपनी कान पकड़ के, जहाँ पर लान कोरैन ने विंग से काफ़ी सारे सवाल किए थे, लेकिन विंग ने बहुत अच्छे से जवाब भी दिया। ये देखकर लान कोरैन खुश होता है। उसने कहा, तुम सब कुछ जानते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम क्लास में सो जाओगे और कुछ भी नहीं सुनोगे। ये गलत बात है विभूषण। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसने माफ़ी मांगा। उसने कहा, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। जब क्लास ख़त्म होती है तो सब लोग बाहर आ गए थे। विंग भी बाहर आ गया था। विंग अभी तक वांगजी को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसने अभी तक वांगजी को नहीं देखा। पूरे 1 दिन हो चुके हैं विंग यहाँ पर आया है, लेकिन अभी तक उसने वांगजी को नहीं देखा। कबीला बहुत बड़ा था। विंग पूरा ही घूम घूम के देख रहा था। अचानक उसने देखा कि जिवचन एक रूम के अंदर घुस रहा है। उसे देखकर विंग धीरे धीरे करके वहाँ पर जाता है। विंग के पास एक पावर था जिससे विंग अपनी रूप बदल सकता है। विंग चिड़िया बनकर वो जाकर खिड़की के पास बैठ जाता है, ताकि वो देख सके अंदर क्या हो रहा है, क्या अंदर लान वांगजी है। इधर जो लान कोरैन था, उसने कहा, जिवचन, बहुत बुरी बात सामने आई है। ये सुनकर जिवचन ने कहा, जी अंकल, मैंने सुना शैतानों की ताकत बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम इतनी जल्दी उन्हें हरा सकेंगे, और वो जैसे बढ़ रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ़ होगी उन्हें हराने में। और ये तभी लान कोरैन ने कहा, और ये कौन कर रहा है? मुझे समझ में आ गया। कठपुतली बनाना, ये मैजिक जो ब्लैक मैजिक है, उन्हें यूज़ करना वो सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, और वो है वे तभी जो हमारा सिचैन था। उसने कहा, अंकल, और फिर वो रुक गए।
फिर अंकल कुरैन ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। फिर जिबुचुन ने विंग को देखा जो कि खिड़की के ऊपर बैठा हुआ था एक पंछी बनकर। विंग बहुत घबरा गया और वो अचानक से उड़ गया। उसे उड़ते हुए देखकर जिबुचुन ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ लगता है हमें और सावधान रहना पड़ेगा। अंकल ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, वांग जी नाइट हंट पर गया है, मुझे लगता है कि आज वो वापस आ जाएगा। उसने कहा, हाँ सही कहा आपने। विंग उड़ता हुआ झरने के पास आ गया। झरने के पास आकर वो बैठ गया। वह अपने असली रूप में आ गया। उसने कहा, हाँ ये बातें सुनना कितना मुश्किल है। क्या जिबुचुन ने मुझे पहचान लिया? लेकिन वो मुझे कैसे पहचानेंगे? मैं तो एक पंछी बनकर बैठा था ना। अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो फिर पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने मुझे पहचाना या फिर नहीं पहचाना। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, ये लान वांग जी क्या कहाँ है? ये लानसान का बच्चा मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? पता नहीं कहाँ चला गया है। वो चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उससे एक आवाज़ सुनाई देती है, राजकुमार हांग वांग जुन वापस आ चुके हैं। ये सुनकर विंग उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, हांग वांग जुन, ये तो लानसान का नाम है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके मुख्य द्वार के सामने आ गया जहाँ पर लान वांग जी अंदर आ रहा था। उसके पास कई सारे लाश थी जिसे देखकर विंग हैरान था और उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था। विंग को साफ साफ नज़र आ रहा था क्योंकि विंग के पास खुद ही डेमोनिक पावर है, तो विंग समझ सकता है। विंग ने अपनी बांसुरी को पकड़ते हुए कहा, ये ब्लैक मैजिक तो वैन रोहान ने किया है। वो इतने निर्दय कैसे हो सकता है? मासूम लोगों को ऐसे क्यों मार रहा है? वांग जी जो कि मतलब मुख्य द्वार पर आया था, उसको सब लोगों ने ग्रीट किया। उसके बाद वांग जी ने कहा, इन्हें अंदर लेकर जाओ। वहाँ पर 4-5 लाश थी जो कि वो लोग अंदर लेकर जाते हैं। थोड़ी देर बाद वांग जी अंदर आता है। उसने विंग को देखा। बहुत अजीब निगाहों से। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। विंग कुछ नहीं बोल रहा था। विंग चुपचाप खड़ा था वहाँ पर। उसके बाद उसने विंग को पूरी तरह से देखा। उसके बाद विंग ने अचानक उसे ग्रीट करते हुए कहा, राजकुमार हांग वांग जुन, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम वी वुशियान है, वी चांग से और कांग्रेस सरन का बेटा। ये सुनकर वांग जिन ने कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई राजकुमार विंग। उसने भी विंग को ग्रीट किया। उसके बाद वो उठकर खड़ा हो गया। उसके बाद वो चला गया। विंग जाते हुए वांग जी को देख रहा था। उसने कहा, वाह, जैसा सुना था बिल्कुल वैसा है। कितना हैंडसम है ये मुझे क्या हो रहा है? सच में ये बहुत हैंडसम है। मुझे तो पता ही नहीं था कि लान वांग जी इतना भी हैंडसम हो सकता है। मैंने सुना था कि लान वांग जी को पटाना इतना आसान नहीं है, और तो और लान वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, बहुत हैंडसम है ना? कहीं तुम उसके प्यार में तो नहीं गिर गए? ये सुनकर विंग पीछे मुड़ता है। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि शुयांग था। शुयांग को देखकर विंग घबरा गया। उसने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शुयांग उसे साइड में लेकर जाता है। उसने कहा, लगता है सरदार की बात तुम भूल गए हो। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारी बातें सुन लिया। मुझे लगता है तुम्हें लान वांग जी से प्यार तो हो गया है ना? अब तुम अपना इरादा बदलने वाले हो। विंग ने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं अपना इरादा बदल दूंगा। मैं यहाँ पर लान वांग जी को मारने के लिए आया हूँ और उसे मार कर दम लूँगा। ये सुनकर शुयांग ने कहा, हाँ तो कब मारोगे? अभी तो उसे मार सकते थे, क्यों नहीं मारा? विंग ने कहा, इतना आसान नहीं है, मैं उसको ऐसे नहीं मार सकता हूँ। शुयांग ने कहा, तुम्हारी जगह मैं होता तो कब का उसे मार डालता। विंग ने कहा, जस्ट शट अप, ये मेरा काम है, मुझे काम करने दो और तुम मेरा जासूसी करना बंद करो। शुयांग ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रख रहा हूँ क्योंकि मुझे सरदार ने कहा है। अब तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो विभूषण। विंग ने कहा, तुम देखो, मेरा काम है, मैं कैसे करूँगा वो मेरी मर्ज़ी है, और सरदार ने मुझे अभी 10 दिन का टाइम दिया है, ठीक है? 10 दिन के अंदर मैं वांग जी को मार दूँगा। अब तुम जाओ यहाँ से। शुयांग ने कहा, ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम देखना कहीं तुम फिसल मत जाना, ओके? विभूषण ने कहा, मैंने कहा जाओ यहाँ से। और फिर शुयांग वहाँ से उड़ गया पंछी बनकर। सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विंग वांग जी का पीछा कर रहा है। वो उसके पीछे पीछे उसके अंकल के रूम के पास गया जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे। वांग जी ने पूरे रूम को साउंड प्रूफ बना दिया था और साइलेंसिंग स्पेल लगा दिया था, जिसके कारण वहाँ से एक भी बातें बाहर नहीं आ रही थी और विंग को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था।
वो तीनों ही अंदर थे। विंग बहुत मायूस हो गया। विंग ने कहा, ये लोग आखिर क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक विंग के हाथ में पेन फील होने लगा। विंग वहाँ से भाग जाता है और अपने हाथ को देखने लगा। उसके हाथ में जो कट का निशान था वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। अचानक वहाँ से एक लाल कलर की रोशनी निकलती है और वहाँ से वैन रोहान की आवाज़ आती है। उन्होंने विंग से कहा, विभूषण। विंग ने कहा, सरदार। फिर वैन रोहान ने कहा, क्या तुम अपना काम भूल रहे हो? तुमने आप अभी तक मुझे कुछ भी नहीं कहा और ना ही कोई समाचार दिया। ये सुनकर विभूषण ने कहा, मुझे कुछ पता चला है। दरअसल लानवांग जी कबीले में नहीं था, वो नाइट हंट के लिए गया था और आज ही वो वापस आया है। थोड़ा मौका दीजिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं लानवांग जी को मार डालूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मार कर उसका दिल आपके पास लेकर आऊँगा जिसके अंदर इन लोहा है। ये सुनकर इन रोहान ने कहा, हाँ तुम ऐसा ज़रूर करना और मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हें किसी भी तरह से भटकना नहीं है, तुम समझ रहे हो? वो लोग बहुत चालाक हैं। विभूषण ने कहा, हाँ। वैन रोहान ने कहा, और अगर तुम अपना काम नहीं करोगे तो तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। विभूषण ने कहा, प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं अपना काम ज़रूर करूँगा। वैन रोहान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ, जल्दी से अपना काम ख़त्म करके यहाँ आओ। विंग ने कहा, जी सरदार। उसके बाद उनका कनेक्शन कट गया। विंग ने कहा, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसे कैसे मारूँ? इलान जान बहुत चालाक है, उसे मारना इतना आसान नहीं है। वो भी इस हेयर पिन से उसे मार कर उसके दिल के अंदर से वो इन लोहे को बाहर निकालना पड़ेगा जो कि उसके दिल के अंदर है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं भी क्या करूँ। विंग बहुत ज़्यादा उदास था। सीन कट होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुबह 5 बजे सब लोग उठ गए थे, विंग भी उठ चुका था। विंग नहा धोकर बाहर आ गया था। विंग बाहर आकर देखता है कि वांग जी वहाँ पर खड़ा है और सब लोग कसरत कर रहे थे। कुछ लोग तलवार की प्रैक्टिस कर रहे थे और कुछ लोग पढ़ाई कर रहे थे। ये देखकर विंग पूरा ही हैरान था। लान वांग जी भी यहाँ पर मौजूद था। विंग धीरे धीरे करके उसके पीछे आ गया। वांग जी पीछे मुड़ते हुए उसे देखने लगा। विंग ने कहा, बाप रे, इसकी कान तो बहुत तेज़ है। वांग जी ने कहा, विभूषण तुम लेट हो। विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमार लान, दरअसल मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। वांग जी ने कहा, मुझसे ज़रूरी बात करनी थी? विंग ने कहा, क्या हम अकेले में मिल सकते हैं? वांग जी ने कहा, ऐसी क्या ज़रूरी बात है जो अकेले में मिलना पड़ेगा? विंग ने कहा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैंने सुना है कि आप बहुत माहिर हो युद्ध कला में, पढ़ाई में, हैंड राइटिंग में। क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे और मुझे सिखाएंगे? वांग जी ने कहा, क्या तुम यहाँ पर मुझसे सीखना चाहते हो? विंग ने कहा, हाँ, बस पढ़ाई के बाद मैं हैंड राइटिंग सीखूँगा लाइब्रेरी पर आपके साथ, और थोड़ी सी तलवारबाजी भी सिखा देना, मुझे उतनी अच्छे से नहीं आती है। उसने वांग जी को ग्रीट किया। वांग जी बहुत टाइम तक सोचता है। वो विंग को देख रहा था। विंग को घबराहट से हो रही थी कि क्या वांग जी इसका गुरु बनेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वांग जी ने कहा, ठीक है, अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा। मुझे पसंद आया कि तुम खुद से सीखना चाहते हो। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। अब उसे कम से कम वांग जी के करीब रहने को मिलेगा। अगर वो वांग जी के करीब रहेगा तो उसे मारने का मौका ज़्यादा मिलेगा उसे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। विंग अब ब्रेकफास्ट टाइम पर ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहा था, जहाँ पर उन्हें घास फूस से मिले थे। विंग चुपचाप खा रहा था और वो अपनी जो खाना था वो बहुत ज़्यादा चिली सॉस मार रहा था। वो वांग जी को देखता है कि जो चुपचाप खाना खा रहा था। वांग जी की ब्यूटी पर वो 1 मिनट के लिए खो गया था। सच में वांग जी कितना हैंडसम है, उसका हर एक चीज़ है कितना परफेक्ट है। वो चुपचाप ऐसे खाना खा रहा है ऐसे कि वो एक मूर्ति हो। सच में वो बहुत सुंदर है। उसे देखकर विंग का दिल गार्डन गार्डन हो रहा था, जैसे कि उसका मन कर रहा था कि वो अभी वांग जी का हाथ पकड़ ले और उसे अपने हाथों से खाना खिलाए। वांग जी इतना ज़्यादा हैंडसम उस टाइम लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो लोग लाइब्रेरी पर आते हैं, जहाँ पर वो वांग जी को देखता है। वांग जी ने कहा, तुम आ गए? विंग ने कहा, जी अभी भी मेरा क्लास ख़त्म हो गया है तो मैं आ गया हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ठीक है, तुम बैठ जाओ। विंग उसके सामने वाले सीट पर बैठ गया। विंग उसे देखता रहा। वांग जी ने कहा, मुझे ऐसे मत देखो, अपना हैंड राइटिंग शुरू करो। विंग ने कहा, हाँ हाँ हाँ। विंग लिखना स्टार्ट करता है, लेकिन वो लिख नहीं पा रहा था। वो बार बार वांग जी को ही देख रहा था। इतने खूबसूरत इंसान को कोई कैसे मार सकता है?
वो भी अपने हाथों से उसने अपनी हेयर पिन को देखा। उसने कहा, क्या मैं उसे मार सकता हूँ इससे, लेकिन कैसे? वांग जी चुपचाप शांत था और चुपचाप लिख रहा था। वेंग उसकी तरफ बढ़ने लगा। वेंग धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसे लगा कि वांग जी बिल्कुल खोया हुआ है, वो लिख रहा है, वो बिल्कुल खोया हुआ है। वेंग अपनी हेयर पिन को अपने हाथ में पीछे की साइड कर लिया था, लेकिन जब उसने वांग जी की लिखावट को देखा वो रुक गया। वाह, ये तो हर तरीके से परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। वेंग को यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी इतना अच्छा लिखावट भी कर सकता है। वांग जी की लिखावट बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वेंग उसे देखकर 1 मिनट के लिए थम सा ही गया था। वो भूल सा ही गया था कि उसे वांग जी को मारना है। अभी यहाँ पर इस वक्त कोई नहीं है, वो अभी वांग जी को यहाँ पर मार सकता है। वो जल्दी से अपने हाथ को हिलाता है और उसे याद आता है कि वो वांग जी को मारने के लिए आया है, ना कि उसकी लिखावट को देखने के लिए। बट वांग जी की हैंडराइटिंग पर वो कहीं से खो गया था। जब उसे याद आया तब अचानक उसने अपने हाथ को उठा लिया और फिर इधर से जो एक बुक केस था वो उसके ऊपर गिरने वाला था, विंग के ऊपर। और विंग उस तरफ ध्यान ना देकर वो वांग जी को मारने के लिए अपने हाथ को बढ़ा लेता है। अचानक वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया और उसे खींच लिया। विंग अनबैलेंस हो गया और वो सीधा घूम कर वांग जी की लैब पर गिर गया। वांग जी ने विंग की कमर को पकड़ लिया और उसकी शोल्डर को भी, और विंग ऐसे उसकी बाहों में गिर गया था। और तभी वहाँ पर जो बुक केस था वो धड़ाम करके गिरता है जहाँ पर विंग खड़ा था। वांग जी उस बुक केस को देखता है, उसके बाद विंग को देखता है। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। विंग के एक हाथ में उसका हेयर पिन था। विंग ने अपने सलाइवा को निगला। वांग जी विंग को घूर रहा था और विंग वांग जी को घूर रहा था। विंग पहले बुक केस को देखता है, उसके बाद वांग जी को। वांग जी ने कहा, ध्यान रखो, अभी क्या हो जाता, तुम्हारे ऊपर वो बुकेस गिरने वाली थी। तुम क्या कर रहे थे विभूषण, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? विभूषण ने कहा, वो मैं ऐसे खो गया था, उसे मारने के चक्कर में मैं तो भूल गया, अभी तो मैं ही मर जाता। उसने बुकेस को देखा और राजकुमार लान ने मेरी जान बचाई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, लानजान ने मेरी जान बचाई। वेंग ने लानजान से कहा, शुक्रिया लानजान, मेरी जान बचाने के लिए। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम उठ सकते हो, क्योंकि विंग वांग जी के लैब पर था। विंग को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, उसका कान भी लाल हो चुका था और वो अपनी धड़कन को साफ साफ महसूस कर पा रहा था कि वो कितना तेज़ है। उसके बाद विंग उठकर बैठ गया। उसने कहा, आई एम सॉरी, वो ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। वांग जी ने कहा, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। वांग जी उठ गया और वो उस बुक केस को सीधा करता है। जितनी सारी किताबें वहाँ पर थी वो सब कुछ गिर गई थी। उसके बाद वांग जी ने कहा, फिर से सीधा करना पड़ेगा इस सब को। वो उठाने लगता है। विंग भी उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है और फिर वो भी किताबें को उठाने लगता है। उठाते उठाते अचानक उन दोनों की हाथ एक ही किताब पर लग जाती है और उन दोनों की फॉरहेड आपस में टच हो जाती है। इस दौरान वो दोनों आँखों में देखते हैं। दोनों की आई कांटेक्ट बन जाती है। उस आई कांटेक्ट को जैसे कि वो तोड़ नहीं पा रहे थे, वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। विंग अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है और वांग जी अपनी हाथ से किताब को उठा लेता है। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों ही खड़े हो जाते हैं। वो लोग बुक केस में सब कुछ किताबें रख रहे थे। उसके बाद वांग जी ने कहा, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। विंग ने कहा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था और आपने मेरी जान बचाई, इसीलिए आपका भी शुक्रिया। वांग जी ने कहा, ये मेरा फ़र्ज़ था, तुम यहाँ पर पढ़ने आया हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। विंग ने वांग जी को देखा। उसने कहा, क्या? इसने भी क्या कहा? मुझे कुछ हो जाता तो? क्या ये मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अचानक विंग की दिल की धड़कनें सुपर फास्ट हो जाती हैं और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। विंग घबराते हुए अपनी दिल पर हाथ रखते हुए कहा, वो कम डाउन, कम ऑन, तुम क्या कर रहे हो? विंग वहाँ से बहाने मारकर बाहर आ जाता है। वो हाँफ रहा था। उसने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं उसे मारने गया और उसने मेरी जान बचाई। तभी अचानक उसके सामने शुयांग आ गया। उसने कहा, वाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, तुम एक काम ढंग से भी नहीं कर सकते हो विभूषण। विंग ने कहा, तुम फिर से आ गए? शुयांग ने कहा, हाँ, मैं फिर से आ गया और मैं हमेशा आता ही रहूँगा। विंग उसे इग्नोर करके जा रहा था। शुयांग उसके पीछे पीछे आते हुए कहा, तुम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। विंग ने कहा, कर सकता हूँ, 100% कर सकता हूँ, तुम मुझे फॉलो करना बंद करो। शुयांग ने कहा, क्यों? मैं क्यों फॉलो करना बंद करूँ? वैसे तुम उसके गोद में अच्छे लग रहे थे, अच्छा लगा ना उसकी बाहों में गिरकर?
विंग ने कहा, वो बोकेस मेरे ऊपर गिरने वाली थी, उसने मेरी जान बचाई। शुयांग ने कहा, हाँ लगता है तुमने अपना इरादा बदल लिया है। विंग ने कहा, क्या मतलब है? शुयांग ने कहा, उसने तुम्हारी जान बचाई तो शायद तुमने अपना इरादा बदल लिया होगा ताकि तुम उसे ना मारो। विंग ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है समझी, और तुम बार बार मुझे परेशान करना बंद करो। मैं उसे मारने जा रहा था लेकिन अचानक वो बुकेस गिर गया, इसीलिए वो बुकेस गिर गया इसीलिए ऐसा हुआ, समझे? शुयांग ने कहा, हाँ मैं समझ सकता हूँ, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि वो बुकेस गिर गया था। अगली बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मैं जाकर सरदार को बोल दूँगा कि तुम अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हो। विभूषण ने कहा, अभी जाओ यहाँ से। शुयांग तभी अचानक धुआं बनकर वहाँ से उड़ गया। वेग ने कहा, जासूस कहीं का। उसके बाद वो चला गया अपने रूम की तरफ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वेंग वांग जी को देखता है तो वांग जी अपने ध्यान में बैठा हुआ था। वो चुपचाप मेडिटेशन कर रहा था। बैठकर झरने के पास वेंग उसके पास जाता है। उसने कहा, लानजान। उसने ग्रीट किया। वांग जी ने अपनी आइज़ को ओपन किया और उसने वेंग को देखा। वेंग ने कहा, कितने अच्छे दिन है ना आप। वो मैं ना तुम्हें देखकर आ गया यहाँ पर राजकुमार लान। वैसे आप क्या कर रहे हो, अपनी मन को शांत कर रहे हो क्या? वांग जी ने कहा, तुमसे मतलब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वेंग ने कहा, मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही घूम रहा था। मैंने सुना है कि आप बहुत जल्द नाइट हंट पर जाने वाले हो फिर से। वांग जी ने कहा, हाँ 1 हफ्ते बाद ही। वेंग ने कहा, ओह अच्छा, क्या आप मुझे झरने घुमाने के लिए ले जा सकते हो? वहाँ पर ऊंचाई में मुझे वहाँ पर बहुत डर लगता है, क्या आप मुझे लेकर जाओगे? वांग जी ने कहा, तुम वहाँ पर जाकर क्या करोगे? वेंग ने कहा, मैं बस देखना चाहता हूँ कि ऊपर से गोसू कैसा लगता है। वांग जी ने कहा, वहाँ पर जाना मना है। वेंग ने कहा, मुझे पता है वहाँ पर जाना मना है, लेकिन अगर आप ले जाओगे तो वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि आप तो राजकुमार हो ना। वांग जी ने वेंग को घूर कर देखा। वेंग ने कहा, प्लीज़ 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 प्लीज़। वांग जी उसे देखते हुए कहा, ठीक है लेकिन बस एक बार। उसने कहा, ठीक है सिर्फ एक बार। उसके बाद वो लोग खड़े हो गए और फिर वो लोग ऊपर चढ़ने लगे। जब वो लोग ऊपर चढ़ रहे थे तब विंग बार बार फिसल रहा था। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, सावधान, अगर तुम नीचे गिर गए तो तुम्हारी टांग टूट जाएगी। विंग ने नीचे देखा, वो बहुत गहरा था। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, ओह माय गॉड, इतना गहरा। वांग जी ने कहा, तुम्हें ऊपर चढ़ना था ना? विंग ने कहा, हाँ हाँ, ऊपर चढ़ के इसे मारना पड़ेगा। धक्के मार कर बाहर फेंक दूँ क्या, या फिर क्या करूँ मैं इसका? उसके बाद वो लोग धीरे धीरे करके ऊपर आ गए। सच में झरना बहुत गहरा था। झरने की पानी नीचे गिर रही थी। इसे देखकर बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही थी वेंग को। वेंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, ओह माय गॉड, हम तो बहुत ऊपर हैं। वांग जी ने कहा, हाँ यहाँ से पूरा गोसू दिखता है। वेंग ने चारों ओर देखा। सच में पूरा गोसू दिख रहा है। वेंग फिर से फिसलने वाला था। वांग जी ने उसके कमर को पकड़ लिया। वेंग पूरा ही शौक था। ये क्या हुआ, अभी मैं गिर जाता, मैं हमेशा गिरता क्यों रहता हूँ? उसने वांग जी की आंखों में देखा। वांग जी उसकी आंखों में देख रहा था। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना सावधान रहो, अभी गिर जाओगे। अगर तुम गिर जाओगे तो ये कहीं बहुत गहरा है, समझे? ऐसा भी हो सकता है कि तुम हमेशा हमेशा के लिए गुम हो जाओ। वेंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने वेंग को सीधा कर लिया। वेंग की कमर में टच करने की वजह से वेंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इधर वांग जी आगे की तरफ जा रहा था। वेंग ने कहा, यही समय है वांग जी को मारने का, लेकिन उसने मेरी जान बचाई अभी, कि मैं उसे मार डालूं? अगर मैंने उसे नहीं मारा तो फिर नहीं, मैंने अगर उसे नहीं मारा तो वैन रोहन मुझे नहीं छोड़ेगा। और फिर उसने अपनी हेयर पिन को निकाल दिया। उसने कहा, अब बहुत हो गया है, मैं उसे मारूंगा, मुझे उसे मारना है, मुझे उसे मारना है। ये बोलकर वो आगे की तरफ जा रहा था। जब आगे की तरफ जा रहा था, वांग जी सामने की तरफ जा रहा था। विंग पीछे से हाथ को करके उसने कहा, मैं वांग जी को मारूंगा, उसका दिल निकाल लूँगा और वहाँ से भाग जाऊँगा। वैन रोहान उसके दिल से इन लोहे को बाहर निकाल लेंगे, बस उसके बाद मेरा काम ख़त्म और फिर मैं घर चला जाऊँगा। मुझे घर जाना है, सबके साथ रहना है। मुझे माफ़ कर दो राजकुमार लान, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत बार मेरी जान बचाई, लेकिन फिर भी मुझे ये करना ही पड़ेगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मजबूर हूँ। ये बोलकर वो उसे मारने जा रहा था, लेकिन अचानक उसका जो पैर था वो पत्थर से लग गया। पत्थर से लगने की वजह से वो फिसल गया।
फिसल गया और उसका जो हेयर पिन था वो बस उसके पीठ पर वार करने वाला था। तो वांग जी का जो पीठ था ना वहाँ से लग गया, और पीठ में लग कर ना उसका जो रोप्स था उसमें फंस गया। और फिर जैसे विंग नीचे गिर रहा था वैसे ही उसका जो रोप्स था वो पूरा ही फट गया उस हेयर पिन की वजह से। और वो हेयर पिन विंग के हाथ में ही था। विंग पूरा ही झरने से नीचे गिर गया। जब लान वांग जी ने विंग को गिरते हुए देखा तो उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाया। विंग नीचे गिर गया। वांग जी ने कहा, बेहोशियान तुम, मैंने कहा था ना कि फिसल मत जाना। विंग को देखकर वांग जी ने छलांग लगा दिया। ये देखकर विंग पूरा ही हैरान था कि वांग जी उसे बचाने के लिए छलांग लगा दिया इतनी ऊंचाई से। उसे तो यकीन नहीं हो रहा है। विंग की आंखें धीरे धीरे करके नम हो गई। वांग जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के करीब आ गया। उसने विंग के हेड को पकड़ लिया, उसके कमर को, लेकिन वो दोनों ही नीचे गिर रहे थे। अचानक विंग बेहोश हो गया और वो लोग पानी में गिर गए। पानी में गिरने की वजह से विंग सांस नहीं ले पा रहा था। वांग जी विंग को पकड़ता है धीरे से और उसे ऊपर की तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग अपनी आंखें खुल नहीं पा रहा था। अचानक वांग जी विंग को सांस देने के लिए अपनी लिप्स का यूज़ करता है और वो उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स को जोड़ लेता है ताकि वो उसे सांस दे सके। इससे विंग को होश आता है और उसने वांग जी को किस करते हुए देखा। उसे लगा कि शायद वांग जी से किस कर रहा है, और ये मोमेंट विंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। उसका दिल धक धक धड़क रहा था। वो अपनी धड़कने को महसूस कर पा रहा था। उसकी आंखें आधी खुली हुई और आधी बंद थी। वो वांग जी को साफ साफ देख पा रहा था, लेकिन उसे धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था। वो दोनों ही पानी के अंदर थे। पानी बहुत ठंडा था। विंग को बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन वांग जी की वार्म बॉडी उसे पकड़ के ऐसे कि विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जैसे कि वो उसका सोलमेट हो और विंग उसे कभी भी उसे छोड़ने का मन ना करे। वांग जी विंग को अपने मुंह से सांस दे रहा था और विंग धीरे धीरे करके फिर से बेहोश हो गया। सीन कट होती है। जब विंग को होश आ गया तब विंग अपने बिस्तर पर था। उसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। उसे बहुत ठंड लग रहा था। विंग के ऊपर ब्लैंकेट था। विंग धीरे से उठता है तो उसे देखा कि इसके पास लान वांग जी बैठा हुआ है। लान वांग जी विंग को उठते हुए देखकर उसके पास आ गया। वो बैठ गया। उसने विंग को बिठाने में मदद किया। उसने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने वांग जी को देखा। उसने कहा, मैं तो गिर गया था। वो वांग जी ने विंग की फॉरहेड के ऊपर टच किया। उसने कहा, अभी तक तुम्हारा बुखार नहीं उतरा, पता है तुम 3 दिन से बेहोश हो। ये सुनकर विंग पूरा ही हैरान था। उसने कहा, क्या 3 दिन और बीत गए? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। टोटल 6 दिन हो गया है, अभी तक मैं लान वांग जी को नहीं मार पाया। इसका मतलब सिर्फ मेरे पास 4 दिन बचा है। उसने वांग जी को देखा। विंग को एहसास हुआ कि वो क्या बोल रहा है। जिस इंसान ने उसकी जान बचाई, हाँ वो फिर से उसको मारने के बारे में सोच रहा है। हाँ वो क्या करे? अगर आज लान वांग जी नहीं होता तो विंग ज़िंदा नहीं होता। लान वांग जी उसे बचाने के लिए खुद की जान की परवाह ना कर कर छलांग लगा दिया। विंग ने उससे पूछा, तुमने छलांग क्यों लगाया? वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें ऊपर लेकर गया था और मेरी वजह से ही तुम ऊपर गए थे। तुम नीचे गिर गए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। ये सुनकर विंग पूरा ही हैरान था। वांग जी से सूप पिलाते हुए कहा, ये सूप पी लो। वांग जी से अपने हाथों से सूप पिला रहा था। इसे देखकर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। विंग को यकीन नहीं था कि वांग जी इसका इतना केयर भी कर सकता है। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं गलत हूँ तो फिर तुम क्या करोगे? वांग जी ने कहा, क्या मतलब है विंग? विंग ने अपने सिर को ना में हिलाया। वांग जी ने उसे दबा पिलाते हुए कहा, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, बस तुम्हारा बुखार उतार जाए तब देखना, तुम्हें बिल्कुल अच्छा लगेगा। विंग ने कहा, हाँ। तभी विंग को याद आया उसका हेयर पिन। वो अपने हेयर पिन को ढूंढने लगा। उसने कहा, मेरा हेयर पिन। तब वांग जी ने अपनी रूप से उस हेयर पिन को बाहर निकालता है। उसने कहा, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? विंग ने कहा, हाँ। उसने उसके हाथ से छीन लिया। वांग जी ने कहा, यह बहुत नुकीली है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसे अपने पास नहीं रखना चाहिए? विंग ने कहा, नहीं मुझे ये पसंद है। ये बोलकर वो उसने अपनी हेयर पिन को उसके हाथ से ले लिया। वांग जी ने उसके हाथ से लेते हुए कहा, रुको मैं लगाता हूँ। वांग जी अपने हाथों से उसकी बालों पर उस हेयर पिन को लगा देता है, जिसके कारण वांग जी का जो फेस था वो विंग के कानों के पास आ गया था और उसकी सांसें को विंग सुन सकता है। उसकी गर्म सांसें उसके चिक्स के ऊपर गिर रही थी।
विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। उसकी कान डीप रेड हो चुके थे, उसकी धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। वांगजी उठकर खड़ा हो गया। वांगजी ने कहा, तुम आराम करो, मैं अभी चलता हूँ। विंग ने कहा, ठीक है। विंग ने अपने दिल के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? क्या जो शुयांग ने कहा वो सच है? कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया ना? तभी दरवाज़ा खोलने की साउंड से विंग फिर से रुक गया। वहाँ पर शुयांग था। शुयांग ने कहा, ओह विंग, मुझे लगा था कि तुम कभी होश में ही नहीं आओगे। विंग ने कहा, तुम फिर से आ गए। शुयांग ने कहा, हाँ, तुम्हारी धड़कन तेज़ हो गई। इसका मतलब तुम ये मत कहना कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। विंग ने कहा, बकवास बंद करो, मैं उसे मारने आया हूँ, समझी? शुयांग ने कहा, तो तुम कब मारोगे? 6 दिन तो बीत गया है, अब बस तुम्हारे पास 4 दिन बाकी है। उसको मारो या फिर खुद मर जाओ, कुछ एक काम करो। तुम खुद तो नहीं मरते हो। विंग ने कहा, उसने मेरी जान बचाई है। शुयांग ने कहा, ओ अच्छा, तो तुम अपना इरादा बदल रहे हो? विंग ने कहा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। शुयांग ने कहा, जल्दी ठीक हो जाओ और उस लान वांगजी को मार डालो। तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन है, ठीक है? समझ रही हो ना? तभी किसी के पैरों की राहट सुनकर शुयांग गायब हो गया। दरवाज़ा खोलकर जेबोचुन सामने आ गया। उसने कहा, मैंने सुना तुम्हें होश आ गया है। विभूषण उठने के लिए जाता है। जेबोचुन ने कहा, मत उठो, लेटे रहो, आराम करो। मैंने सुना है कि तुम झरने के ऊपर चले थे और वहाँ से गिर गए थे। तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे विभूषण? और तुम वांगजी को भी लेकर गए थे? विंग ने कहा, वो मुझे गुसु देखना था। जेबोचुन ने स्माइल करते हुए कहा, किसके मन में क्या चल रहा है ये सिर्फ वही जानता है विभूषण। विंग को इसकी बातें बहुत अजीब लगती हैं, लेकिन विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। जेबोचुन ने कहा, वांगजी ने तुम्हारी जान बचाई, अपनी जान की परवाह ना करके। तुम्हें पता है वांगजी को कितनी चोट आई है? ये सुनकर विंग ने कहा, क्या उसे चोट आई है? जेबोचुन ने कहा, हाँ, और पता है तुम 3 दिन से होश में नहीं आए थे और 3 दिन वो इस रूम से बाहर नहीं गया। वो तुम्हारा ख्याल रख रहा था, तुम्हें दवा पिलाना, तुम्हारी केयर करना, सब कुछ, तुम्हें खाना खिलाना, सब कुछ वो कर रहा था। तुम्हारे रूम को क्लीन भी वो कर रहा था, समझे? विंग ने कहा, क्या उसने इतना सब कुछ किया? जेबोचुन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि वांगजी एक स्टोन हार्टेड इंसान है जिसके पास कोई दिल नहीं है? वो पत्थर दिल है। अगर वो ऐसा होता तो तुम्हारी जान कभी नहीं बचाता, समझे? विंग ने जेबोचुन को देखा। जेबोचुन ने कहा, अपना इरादा बदल दो विंग। ये बोलकर वो चला गया। विंग ने कहा, क्या अपना इरादा बदल दो? इसका क्या मतलब था कुल प्रमुख? लेकिन वो चला गया था। विंग को अपनी गलती का एहसास होता है। उसने कहा, उसने मेरी जान बचाई, क्या मैं उसे मार डालूं? उसने अपनी हेयर पिन को देखा। उसने कहा, मॉम, डैड, आप लोग बताइए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सीन कट होती है। नेक्स्ट डे वांगजी नाइट हंट के लिए जा रहा था। विंग उसके सामने आता है। उसने कहा, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है नाइट हंट पर। वांगजी ने उसे मना कर दिया क्योंकि विंग की तबीयत ख़राब थी। विंग ने कहा, फ़िलहाल मैं ठीक हूँ तो प्लीज़ मुझे ले चलो। वांगजी राज़ी नहीं हो रहा था, लेकिन विंग बहुत जिद कर रहा था। इधर जेबोचुन ने कहा, तुम्हें उसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए लान वांगजी। वांगजी ने कहा, लेकिन गगा, अगर मैं उसे लेकर जाऊंगा तो उसे खतरा हो सकता है, ऊपर से तबीयत ख़राब है उसकी। उसने कहा, विभूषण जाओ, तुम गाड़ी में बैठो। विंग ने कहा, जी। विंग चला गया। जेबोचुन ने कहा, हर कोई इंसान सही नहीं होता है। मुखौटों के ऊपर अलग होता है, मुखौटों के नीचे अलग होता है। ऐसे इंसान से बचकर रहना। मुझे लगता है कि तुम विभूषण के बहुत करीब आ रहे हो और तुम खुद चाहते हो कि विभूषण तुम्हारे साथ जाए। ये सुनकर लान वांगजी का कान लाल हो चुका है और वो नीचे की तरफ अपनी फेस को झुका दिया था। जेबोचुन ने कहा, बचपन से तुम्हें देखता आ रहा हूँ, तुम्हें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है मैं सब कुछ जानता हूँ। कहीं तुम्हें विभूषण से प्यार तो नहीं हो गया ना? ये सुनकर वांगजी ने कहा, गगाबू। उसने कहा, कोई बात नहीं विभूषण, तुम्हारे साथ जा रहा है, तुम उसे लेकर जाओ और अपना ख्याल रखना। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। सीन कट होती है। वो लोग नाइट हंट पर गए थे जहाँ पर उन दोनों को पत्थर दानव से सामना करना पड़ा, जहाँ पर वांगजी को काफ़ी ज़्यादा चोट आई और पत्थर दानव छलावे के ज़रिए में पहले वांगजी के सामने एक लड़की बनकर आई, एक खूबसूरत लड़की, जिसे देखकर विंग पूरा ही हैरान था। पहले उसने अपने डिसिपल्स को मार डाला, कुछ डिसिपल्स डर के मारे छुप गए और कुछ डिसिपल्स बेहोश थे।
उसके बाद वो एक लड़की बनकर वांग जी के सामने आया। उसने कहा, मैं हूँ माया, तुम मुझे देख सकते हो। राजकुमार लाल वांग जी, विंग को पता था कि ये एक छलावा है। विंग के पास डेमोनिक पावर है, इसीलिए विंग तो छलावे में नहीं आएगा, लेकिन वांग जी के पास डेमोनिक पावर नहीं है। अगर वांग जी छलावे में आ गया तो। बट वांग जी का दिल ऐसा नहीं था। वो हवस के बारे में नहीं सोचता है, और ना ही वो किसी लड़की के बारे में गलत सोच रखता है जिससे वो उसे अपने कंट्रोल में नहीं कर पाता है। वांग जी फाइनली उसकी चोटी को पकड़ लेता है। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने छलावे में मुझे फंसाओगे और मैं फंस जाऊँगा? मैं इसे काट दूंगा। उसके बाद वो चोटी को काटने के लिए अपनी तलवार को बाहर निकालता है, लेकिन वो लड़की बहुत चालाक थी। उसने वांग जी को हाथ को पकड़ के उसे खींच कर फेंक दिया और फिर वहाँ से भाग गया, जिससे वांग जी को खून की उल्टी होती है। वो वांग जी के ऊपर बहुत ज़्यादा वार करता है अपनी पावर से छुप कर, और वो उस लड़की की पावर को झेल नहीं सकता है, और उसके बाद वांग जी वहीं पर गिर जाता है। विंग वांग जी को पकड़ लेता है। उसके बाद उसने कहा, चलो यहाँ से। वो उसे लेकर वहाँ से भाग रहा था, और वो लड़की भी उन दोनों के पीछे पीछे भाग रहे थे। वो दोनों एक धर्मशाला के अंदर आ गए थे, और धर्मशाला के अंदर आकर वो लोग एक रूम के अंदर छुप गए थे, जहाँ पर उस लड़की ने बहुत तबाही मचाई, लेकिन वो लोग विंग और वांग जी को ढूंढ नहीं पाए। फिर जिस रूम के अंदर वो लोग छुपे हुए थे, उस रूम के अंदर वो लड़की आने लगी। उसने कहा, क्या तुम लोग इस रूम के अंदर हो? विंग वांग जी को लेकर दरवाजे के पीछे छुप गया ताकि वो लड़की उसे देख न सके। वांग जी को पहले उसने अंदर रखा, उसके बाद वो खुद अंदर आ गया। उसके बाद वो लड़की जो कि थी वो धीरे धीरे करके अंदर आ गई। जैसे दरवाजे को उसने खोला, दरवाजे की पीठ से विंग का पीठ लगकर वांग जी की तरफ वो आगे बढ़ गया, और वांग जी का लिप्स और विंग का लिप्स एक साथ कनेक्ट हो गया। यहाँ पर उन दोनों का सेकंड लिप किस हो जाता है। इसे देखकर विंग की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। फिर से विंग डगमगाने लगा, फिर से उसकी धड़कनें सुपर फास्ट हो गई। फिर से विंग के हाथ पैर कँपने लगा। फिर से वो विंग वांग जी की आंखों में देखने लगा। वो लड़की उसे ना ढूंढ पाकर वहाँ से खिड़की से उड़कर चला जाता है। विंग वांग जी से अलग होते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो। वो दरवाज़ा वांग जी, और जिसकी आंखें आधी खुली हुई आधी बंद थी, उसने विंग को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया, और वो उसे किस करने लगा। विंग को एहसास भी नहीं था कि वांग जी ऐसा कुछ कर सकता है। उसे समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, उसे रोके या फिर कुछ और करे। विंग को कुछ समझ में नहीं आया। उसने वांग जी की नेक को अपने दोनों हाथों से ग्रैब कर लिया, और उसने भी अपने लिप्स को मूव किया। वो दोनों ही एक दूसरे को डीपली और पैशनेटली किस कर रहे थे। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है, लेकिन इस वक्त का जो ये जो वक्त था विंग के लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत अच्छा था। इतना अच्छा था कि विंग इसे मिस नहीं करना चाहता है। विंग जितना अच्छे से हो सके वो उतना अच्छे से वांग जी की किसका रिप्लाई किया, और इधर वांग जी भी उसे कमर से टाइटली पकड़ के रखा था। थोड़ी देर बाद वांग जी बेहोश हो गया। विंग के कंधों के ऊपर उसका सिर गिर गया। विंग हाँफ रहा था। विंग का लिप्स चेरी रेड हो चुका था। काफ़ी टाइम तक सक करने की वजह से वांग जी का सलाइवा विंग की माउथ से निकल रहा था। विंग को समझ में नहीं आया कि आगे वो क्या करे। विंग वांग जी को देख रहा था, और चांद की रोशनी उन दोनों के ऊपर गिर रही थी। विंग उसे लेकर वहीं पर ही बैठ गया, और वो उसकी बालों को सहलाते हुए कहा, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें कैसे मारूं? मैंने तुमसे मारने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार कर बैठा। अब मैं क्या करूँगा? मैं ना ही तुम्हें मार सकता हूँ, और ना ही मैं तुम्हें यहाँ से छोड़कर जा सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो फिर मैं क्या करूँगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी अचानक वहाँ पर जेबुचुन अपने सारे आदमियों को लेकर आ गया, और उसने विंग को देख लिया। वांग जी की ये हालत देखकर जेबुचुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसे लगा शायद विंग ने ऐसा कुछ किया होगा। उन्होंने विंग को पकड़ने के लिए ऑर्डर दिया, और सब लोगों ने विंग को पकड़ लिया। डिसिपल्स ने जब विंग को पकड़ा था, विंग ने कहा, मैंने ये आप क्या कर रहे हो? कुल प्रमुख, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो? उन्होंने वांग जी को उठाने के लिए कहा और कबीला चलने के लिए कहा। सीन कट होती है। वांग जी को होश आ गया था। जब वांग जी को होश आया तब वांग जी धीरे धीरे करके अपने आइज़ को ओपन करता है। वांग जी को ज़ोर ज़ोर से चाबुक की साउंड सुनाई दे रही थी, जैसे किसी को वो लोग कोड़े मार रहे हो। ये साउंड सुनकर वांग जी उठकर बैठ गया। उसने कहा, गगा। उसके रूम में उसका भाई था। उसके भाई ने कहा, असल में मुझे जिसी डर था और वही हुआ, जिस बात का डर था वही हुआ। वांग जी ने कहा, किस बात का डर था?
फिर जेबुचुन ने कहा, आखिर विंग ने अपना रंग दिखाई दिया। मुझे पहले से ही मालूम था कि विंग यहाँ पर वो ये लोहा चुराने के लिए आया है और वो बदले में तुम्हें मारना चाहता है। वांग जी ने कहा, ये अब क्या बकवास कर रहे हो। जेबुचुन ने कहा, यह सच है, तुम विंग को बचाने की कोशिश मत करो। वांग जी ने कहा, विंग को बचाने की कोशिश? लेकिन मैं भला ऐसा क्यों करूँगा, और विंग ने मुझे नहीं मारा है और ना ही उसने मुझे चोट पहुँचाया, तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। जेबुचुन ने कहा, तुम पागल हो क्या। वांग जी ने सब कुछ बताया कि वहाँ पर क्या हुआ था और विंग ने उसकी जान बचाई थी। ये सुनकर जेबुचुन ने कहा, विंग ने तुम्हें नहीं मारा। वांग जी ने कहा, नहीं, विंग ने मुझे नहीं मारा, उल्टा उसने मेरी जान बचाई। जेबुचुन ने कहा, ये मैंने क्या कर दिया, वो लोग उसको कोड़े मार रहे हैं। वांग जी ने कहा, पागल हो क्या। ये बोलकर वो उसके बिस्तर से उठ गया और भाग कर जाने लगा। जहाँ पर लान कोरैन विंग को पनिशमेंट दे रहा था, उसे कोड़े मारे जा रहे थे। उन्होंने रोकते हुए कहा, रुक जाओ। कोड़े मारते मारते वो लोग रुक गए। विंग की पीठ से पूरा ही खून निकल रहा था, विंग के हाथ से भी खून निकल रहा था और विंग वहाँ पर घुटने टेक कर बैठा हुआ था और वो बार बार यही बोल रहा था कि मैंने वांग जी को नहीं मारा है, मैंने उसे कुछ नहीं किया, मैंने चोट नहीं पहुँचाया। वो लोग रुक गए थे। वांग जी वहाँ पर कोड़े को आकर हाथ से पकड़ा और फेंक दिया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग को ऐसे मारने की। लान कोरैन ने कहा, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो। जेबुचुन भी वहाँ पर आ गया। जेबुचुन ने कहा, हमें गलतफहमी हो गई थी अंकल। ये सुनकर अंकल ने कहा, क्या क्या मतलब है। जेबुचुन, तुमने मुझे खुद बताया कि इसने वांग जी को मारने की कोशिश किया। वांग जी ने कहा, नहीं, इसने मुझे नहीं मारा, बल्कि इसने मेरी जान बचाई है। और आप लोगों ने इसके ऊपर इतना, हम लोग कितने निर्दयी हो। अंकल कोरैन ने कहा, मुझे लगा था शायद। जेबुचुन की नज़र नीचे की तरफ झुकी हुई थी। विंग अचानक वहाँ पर बेहोश हो गया। वांग जी विंग को देखकर उसे ब्राइडल स्टाइल में अपनी बाहों में उठा लेता है। उसने कहा, आइंदा से मेरे विंग के ऊपर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचना। ये सुनकर लान कोरैन भी हैरान था। मेरा विंग, इसका मतलब क्या है। वांग जी उसे लेकर चला गया। विंग वांग जी की बाहों में था। विंग को एहसास हो रहा था कि वांग जी उसे उठाकर ले जा रहा है, क्योंकि उसकी आंखें आधी खुली हुई और आधी बंद थी। वो स्माइल कर रहा था। फाइनली वांग जी आ गया। उसे पता था कि उसे बचाने के लिए वांग जी ज़रूर आएगा। वांग जी उसे लेकर जिंगसी के अंदर चला गया। सिचैन ने कहा, मुझसे गलती हो गई। कोरैन ने कहा, इतनी बड़ी गलती तुमसे कैसे हो सकती है सिचैन। उसे कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल, ये मेरी गलती है, मुझे लगा विभूषण। फिर अंकल कोरैन ने कहा, बस करो, तुमने मुझे बहुत बड़ा गुनाह करवा दिया, अब मैं क्या करूं। ये बोलकर वो चला गया अपने रूम की तरफ। जेबुचुन ने कहा, लेकिन मुझे तो पता था कि विंग वांग जी को मारने के लिए आया है, तो फिर विंग ने उसको जान के बचाई। सिचैन को समझ में नहीं आया। इधर वांग जी विंग को हील कर रहा था अपनी पावर से। विंग वांग जी को देखते हुए कहा, लानजान, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जेबुचुन भी वहाँ पर आ गया। जेबुचुन ने कहा, विभूषण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विभूषण ने जेबुचुन को देखा। विंग सीधा होकर बैठ गया। विंग की दर्द थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। जेबुचुन ने भी उसे हील करना स्टार्ट किया। वो अपनी किए पर बहुत पछता रहा था, क्योंकि विंग ने वांग जी को नहीं मारा था, लेकिन फिर भी उसने विंग को चोट पहुंचाया। थोड़ी देर बाद विंग के घाव भरने लगे। जेबुचुन ने कहा, विभूषण, अब बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए थे। सच बताना विभूषण, झूठ मत बताना। मैं नहीं चाहता कि तुम झूठ बोलो। विभूषण की आंखें नीचे की तरफ झुक गई थी। थोड़ी देर बाद विभूषण ने कहा, वो मैं सच कहूँ तो अगर मैंने सच बताया तो वांग जी मुझसे नफरत करेगा। जेबुचुन ने कहा, सच बताओ विभूषण। विंग ने कहा, मैं लानजान को मारने के लिए आया था। ये सुनकर वांग जी उठकर बैठ गया। उसने कहा, क्या बोल रहे हो तुम। वो खड़ा हो गया था। तुम मुझे मारने के लिए आए थे, तुम झूठ बोल रहे हो ना। गगा, ये आप कैसे सवाल पूछ रहे हो उससे। विंग ने कहा, हाँ। जेबुचुन ने कहा, मेरे साथ चलो। जेबुचुन ने विंग के हाथ को पकड़ा और उसे अंकल कुरान के पास ले गया और उसके साथ वांग जी भी गया। वहाँ पर जाकर विंग ने सब कुछ सच बोल दिया। उसने कहा, मुझे बहन रोहान ने भेजा है वांग जी का दिल लाने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि वांग जी के दिल के अंदर इन लोहा है। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, तुमने सही सुना,
वांग जी के दिल के अंदर ही इन लोहा है, लेकिन वो वांग जी के शरीर के अंदर नहीं है। ये सुनकर वो सब लोग हैरान थे, क्या मतलब है। फिर लान कोरैन ने कहा, हमारी कबीले में एक मूर्ति है, वो बिल्कुल वांग जी की तरह दिखता है, और उस मूर्ति के अंदर एक दिल है, उस दिल के अंदर ही वो इन लोहा है। इसीलिए हमने ये प्रचार किया कि वांग जी के दिल के अंदर ही वो इन लोहा है, ना कि वांग जी के शरीर के अंदर। वांग जी की तरह इंसान है, उसके अंदर अगर इन लोहा होगा तो तुम्हें लगता है कि वांग जी इतना पवित्र रहेगा। ये सुनकर विंग पूरा ही हैरान था। उसने वांग जी को देखा, उसने कहा, क्या इसका मतलब तुम्हारे शरीर के अंदर वो इन लोहा नहीं है। जेवुचुन ने कहा, नहीं है, क्योंकि वांग जी एक इंसान है। एक इंसान के अंदर अगर इन लोहा रहेगा तो फिर वो इंसान शुद्ध इंसान नहीं रहेगा। तुम समझ रहे हो विभूषण। विंग चुप था। विंग घुटना टेक कर बैठ गया। उसने कहा, ये मैंने क्या किया है, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बार बार वांग जी को मारने की कोशिश किया, अब मैं क्या करूं। वो रो रहा था। लान कोरैन ने कहा, अब बताओ तुम वांग जी को आखिर क्यों मारने आए थे। ना ही वांग जी के साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी है और ना ही तुम्हें इन लोहा चाहिए, तो फिर। विंग ने कहा, मुझे इन लोहा नहीं चाहिए, वैन रोहान ने मुझसे कहा था। जेवुचुन ने कहा, लेकिन तुमने वैन रोहान की बातें क्यों मानी। विंग ने कहा, अगर मैं उसकी बातें नहीं मानता तो वो मेरी मॉम डैड को मार डालते। ये सुनकर जेवुचुन ने कहा, क्या। विंग ने सब कुछ बता दिया कि उन्होंने मेरे मॉम डैड को अगवा कर लिया है और मुझे धमकी दे रहा है, अगर मैंने वांग जी को मार कर वो इन लोहा उनके पास नहीं लेकर गया तो वो लोग मेरे मॉम डैड को मार डालेंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जेवुचुन ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास तो डेमोनिक पावर है ना। विंग ने कहा, मैं डेमोनिक पावर से चुटकी में उन्हें हरा सकता हूँ, लेकिन मेरे मॉम डैड को उन्होंने पकड़ के रखा है और उन्होंने कहाँ रखा है मुझे नहीं पता, और बार बार मारने की धमकी दे रहा है। मैं उन्हें नहीं खो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लान कोरैन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। और रही बात जेवुचुन की, उसकी बातों को बुरा मत मानो, वो अपने भाई को लेकर बहुत पॉजिटिव है। बचपन से वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है। वांग जी वहाँ से चला गया। ये देखकर विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसे लगता है कि शायद वांग जी अब उसे नफरत करेगा, वो उसे पसंद नहीं करेगा। जेवुचुन ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मॉम डैड को हम छुड़ाएंगे। हम उनके ऊपर हमला करने वाले हैं और हमने हमारा सैनिक तैयार भी कर लिया है। हम इन लोहा को बाहर निकालेंगे और फिर वैंस के ऊपर हमला करेंगे और तुम्हारे मॉम डैड को बचा कर लेकर आएंगे। तो हमारा साथ दोगे ना विभूषण। विंग ने कहा, हाँ, मैं आपका साथ ज़रूर दूंगा। लान कोरैन ने कहा, ठीक है। लान कोरैन चला गया वहाँ से और बस जाते जाते ये बोलता गया, तो तैयार रहो, हम उनके ऊपर कल हमला करने वाले हैं। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और उसे ग्रीट किया। जेवुचुन ने विंग से कहा, अब तुम्हारे पास एक और काम भी आ चुका है। विंग ने कहा, कौन सा काम। जेवुचुन ने कहा, वांग जी के पास जाओ, उससे माफ़ी मांगो। मुझे लगता है कि वो तुमसे बहुत नाराज़ हो गया है क्योंकि तुमने उसे सच्चाई छुपाई। विंग ने कहा, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, लगता है वो मुझसे बहुत नाराज़ है। जेवुचुन ने कहा, अभी जाओ। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और वो चला गया। जब वो गया था वो वांग जी को ढूंढ रहा था, लेकिन वांग जी से कहीं नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी से मिल जाता है। वो बैम्बू ट्रीज के सामने था, वो वहाँ पर खड़ा था। वो वांग जी के पास आ गया। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, अब क्या ज़रूरत है, मारने आया हो यहाँ पर। विंग ने कहा, लानसान। वो उसे पीछे से हक कर लेता है। उसने कहा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। वांग जी ने कहा, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। विंग ने कहा, झूठ बोल रहे हो तुम, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो उस दिन मुझे किस क्यों किया, बताओ मुझे। तुमने मेरा इतना ख्याल क्यों रखा, मुझे इतना प्यार क्यों किया। जब मुझे कोड़े मारे गए तब तुमने मुझे क्यों बचाया और मुझे हील क्यों किया, मेरे घाव क्यों भर गए, बोलो मुझे। वांग जी ने कहा, वो मेरा फ़र्ज़ था क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। विंग ने कहा, जान बचाई थी इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे किस कर लोगे। वांग जी चुप हो गया। विंग ने कहा, लानजान मेरी तरफ देखो। उसने उसे अपनी तरफ घुमा लिया। वांग जी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे लगा था कि शायद तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम मेरे सामने, मेरे आसपास, मेरी हर जगह पर घूम रहे थे सिर्फ मुझे मारने के लिए। विंग ने कहा, नहीं लानजान, पहले मैं यहाँ पर आया था, मैं सच कह रहा हूँ, मैं जब यहाँ पर आया था मेरा एक ही इरादा था तुम्हें मारने का, लेकिन पता नहीं क्यों, कब, कैसे तुम मेरे दिल के अंदर आ गए और मैं तुमसे प्यार कर बैठा
उसने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ लानसान, मैं तुमसे बेहद प्यार करने लग गया हूँ। मैं मैं तु, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। अगर मारना होता तो उसी दिन तुम्हें मार देता जब तुम घायल थे, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम क्यों नहीं समझते हो? मैं तुम्हें मारने के लिए आया था लेकिन तुमसे प्यार कर बैठा। ये सुनकर वांगजी ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो ना? विंग ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, लानसान, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो तुम मुझे मार सकते हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, मार डालो मुझे। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसने कहा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मार डालो मुझे। वांगजी ने विंग की कमर को पकड़ा और उसकी एक हाथ से उसकी फेस को पकड़ा और फिर उसके लिप्स को फिर से कैप्चर कर लिया और फिर से उससे किस करने लगा। वो उसे किस करते हुए पैरों के ऊपर जाकर उसे पुश किया और फिर उसे और चिपक गया और फिर उसे और टाइटली पकड़ के और अच्छे से किस करने लगा। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने आइज़ को ओपन किया और अपने लानजान को देखा, स्माइल किया और फिर उसने भी उसे किस बैक किया। किस बैक करते करते पता नहीं विंग को एहसास भी नहीं हुआ कि कब वांगजी ने उसके अपर रब्स को निकाल दिया था और वो उसके इनर रब्स के अंदर अपने हाथ को इंसर्ट करके उसकी स्किन को टच कर रहा था। विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है जब उसकी टच को वो फील करता है। विंग उससे एक कदम धक्का देकर दूर होता है। वांगजी हाँफ रहा था, विंग भी हाँफ रहा था। विंग हाँफते हाँफते नीचे बैठ गया। उसने कहा, लानजान, ये खुला जगह है। लान वांगजी फिर से विंग के पास आ गया। उसके हाथ से तलवार गिर गए। लान वांगजी का तलवार नीचे गिरा हुआ था। वो विंग के पास आ गया। उसने विंग को खींच लिया और अपने लैप पर बिठा लिया। उसने कहा, ये तुम्हारा पनिशमेंट है। तुमने मुझे विंग ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, लानजान, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर कोई भी आ सकता है, मुझे छोड़ो। लान वांगजी ने उसे टाइटली पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा विंग। आज तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। मैं कब से इस दिन के लिए इंतज़ार कर रहा था। तुमने ऐसा क्यों किया? विंग ने कहा, वो मैं लानजान, मेरी बात सुनो। लान वांगजी ने विंग को अपनी बाहों में उठा लिया और अपनी तलवार को अपनी पीठ पर लगा लिया। विंग ने कहा, लानजान, वो ना। लान वांगजी एक छलांग में उड़ कर छत के ऊपर आ गया। विंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? बस शाम हो रही थी और सब लोग अपने अपने रूम में आ रहे थे। अगर किसी ने उन दोनों को ऐसे देख लिया तो फिर कोई कैसे कुछ बोल सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, उन दोनों के बारे में गलत बोल सकता है। वांगजी सीधा विंग को लेकर जिंगसी के छत पे आ गया। उसके बाद वो दोनों दरवाजे के सामने आ गए और वांगजी ने अपनी पावर से दरवाजे को ओपन किया और अंदर आ गया। दरवाज़ा बंद हो गया। उन दोनों को अंदर जाते हुए चैन ने देख लिया और उसने एक बार स्माइल किया और चला गया वहाँ से। वांगजी विंग को बेड पर लिटा देता है अच्छे से। उसके बाद उसने तलवार को फेंका और अपने अपर रब्स को निकालना स्टार्ट किया। विंग के अपर रब्स भी वांगजी लेकर आया था जिसे उसने फेंक दिया। जो फ्लोर पे रब्स गिरे हुए थे वो विंग और वांगजी के थे। सीन कट होता है। नीचे फ्लोर में विंग और वांगजी के अपर रब्स और इनर रब्स गिरे हुए हैं। बहुत हॉटली साउंड आ रहा है उन दोनों की बेड के ऊपर से और वो कांप रहा था। वांगजी विंग के ऊपर था। विंग और वांगजी दोनों ही नेकेड थे। वांगजी विंग के ऊपर था और वो बार बार उसका जो नेक था वहाँ पर लिक कर रहा था, सक कर रहा था, बाइट कर रहा था। विंग अपनी सिर को, अपने हेड को इधर उधर हिला रहा था। विंग बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो खुद चाहता है कि वांगजी ना रोके, लेकिन ये करना गलत बात है। वांगजी भी रुकने के मूड में नहीं था क्योंकि पता नहीं उसे क्या हो गया है, कौन सा नशा चढ़ गया है जो विंग की बात ही नहीं मान रहा था। विंग पूरी तरीके से नेकेड था और वांगजी भी। वांगजी अपने लोअर बॉडी पार्ट को विंग के लोअर बॉडी पार्ट से बार बार रब कर रहा था। वो उसकी ब्रेस्ट को स्क्वीज कर रहा था, उसके निप्पल्स को पिंच कर रहा था। धीरे धीरे करके वो नीचे की तरफ आता है, किस करते हुए, बाइट करते हुए। विंग की पूरी बॉडी के ऊपर सिर्फ बाइटिंग के निशान थे। जहाँ पर वांगजी ने उसे लब बाइट दिया था वो बार बार उसके निप्पल्स को स्क्वीज कर रहा था, पिंच कर रहा था और अपने माउथ में लेकर सक कर रहा था, लीक कर रहा था, बाइट कर रहा था। विंग क्यूट क्यूट आवाज़ें अपनी माउथ से निकाल रहा था। धीरे धीरे करके वो विंग के दोनों पैर को अलग करता है और अपने आप को विंग के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। विंग चिल्ला रहा था, चीख रहा था, लेकिन वो वांगजी को रोक भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद वांगजी फाइनली उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है और धीरे धीरे करके मूव करना स्टार्ट करता है, जिससे विंग को पेन फील हो रहे थे क्योंकि ये विंग का फर्स्ट टाइम था।
फर्स्ट टाइम विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। धीरे धीरे करके विंग का पेन कम हो रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा जेंटल था क्योंकि उसे पता है कि उसके विंग को पेन फील हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद विंग जो चिल्ला रहा था, रो रहा था, वही उसका जो मॉर्निंग का साउंड है वो निकालना स्टार्ट हो जाता है। उसे अब प्लेज़र फील हो रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है और अपनी फुल स्पीड में मूव होने लगता है, जिसके कारण विंग को बहुत ज़्यादा प्लेज़र मिल रहा था और विंग और फास्ट बोल रहा था। विंग ने उसे हग कर लिया था, उसके बालों को सहला रहा था। वांग जी का फॉरेड रिबन भी उसके टेबल के ऊपर गिरा हुआ था, जिसे विंग हाथ से पकड़ के और ज़ोर से खींच रहा था। धीरे धीरे करके वो लोग फर्स्ट राउंड कंप्लीट करते हैं। सेकंड राउंड के लिए वांग जी बिल्कुल रेडी था, बट विंग उसे देख रहा था पपी आइज से। बट उसे पता है कि वांग जी उसकी बातें नहीं सुनने वाला है। उसने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने वही किया, अपनी मनमानी, और फिर वो सेकंड राउंड स्टार्ट करता है। उसके बाद थर्ड राउंड, फिफ्थ राउंड में जाकर वांग जी शांत होता है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, उसके बाद फोर्थ राउंड, फिर फिफ्थ राउंड में वांग जी जाकर सेटिस्फाइड होता है और उसके अंदर रिलीज़ होता है बहुत सारा वार्म लिक्विड। विंग के अंदर भर चुका था। विंग अपने अंदर वार्म फील कर पा रहा था। वो सब कुछ वांग जी का वार्म लिक्विड था जो विंग के अंदर से बाहर आ रहा था। वांग जी उसके बगल में लेट गया था और वो हाँफ रहा था। विंग भी हाँफ रहा था। उन दोनों की बॉडी पसीने से भीग चुकी थी और उन दोनों की बॉडी ही रेड हो चुकी थी रबिंग की वजह से। वांग जी ने विंग को देखा और उसे अपनी तरफ टर्न किया। विंग ने वांग जी को देखा और फिर उसे हग कर लिया। उसकी चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखते हुए कहा, लानसन, तुम सिर्फ मेरे हो। लान वांग जी ने कहा, विंग सिर्फ मेरा है और विंग को मैंने अपना बना लिया है। उसने विंग को मार्क भी कर दिया था। उसने विंग को टाइटली हग कर लिया। उसने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, सो जाओ, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। विंग ने धीरे धीरे करके अपने आइज़ को क्लोज़ कर लिया और फिर वो सो गया। सुबह के 5 बज रहे थे जब सारे सैनिक रेडी हो रहे थे वेंस के ऊपर हमला करने में। इधर बस ट्रम में विंग और वांग जी अपने में बिजी थे। वांग जी बहुत रफ था और विंग चिल्ला रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से। विंग को प्लेजर मिल रहे थे बट उसे बहुत ज़्यादा पेनफुल भी हो रहा था। वो बस टब को टाइटली पकड़ के रखा था और वांग जी उसके ऊपर बहुत रफली मूव हो रहा था। वहाँ पर वो लोग फिर से 2-3 राउंड लेते हैं और मॉर्निंग इंटीमेट के बाद वांग जी थोड़ा फ्रेश फील कर रहा था, लेकिन विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो अजीब तरीके से चल रहा था। उसके बाद वो बाहर आ गया जहाँ पर सारे सैनिक तैयार थे वेंस के ऊपर अटैक करने के लिए और सब लोग बिल्कुल लाइन में एक ही कतार में खड़े हो गए थे। वहाँ पर वांग जी अपने फुल ड्रेसअप में आ गया और विंग भी। उन दोनों को देख कर जब वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है, लेकिन फिर भी वो संभाल लेता है क्योंकि उसे पता है कि अगली रात क्या हुआ, पिछली रात क्या हुआ था, क्या बोलते उसे जो भी है, कल रात क्या हुआ था। लान कुरैन ने वांग जी को ऑर्डर दिया। उसके बाद वांग जी सबके सामने आकर खड़ा हो गया और फिर सब लोग वेंस के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गए और विंग भी अपनी बांसुरी को बाहर निकाल लेता है और फाइनली अपनी ब्लैक रोब्स में आ जाता है और सब लोग विंग को ऐसे देखकर हैरान हो गए थे। थोड़ी देर बाद वो लोग युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग वैन कबीले के सामने पहुंचते हैं तब वैन जोरियो ने कहा, विंग ने हमें धोखा दिया है। वो वेंस को धोखा देकर लांस के साथ आ रहा है हमारे साथ फाइट करने के लिए। ये सुनकर वैन रोहान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो वी चांगसे और कांगसरन को बाहर निकालता है जिनके ऊपर करिया बंधी हुई थी और उनको चाबुक से पीटने लगता है, जहाँ पर विंग आ जाता है और फिर लान वांग जी भी आ जाता है। सब लोग वहाँ पर आ गए थे। वेंस उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और कुछ लोग उन्हें कोड़े मार रहे थे। विंग अपने मॉम एंड डैड को बचाने के लिए आगे की तरफ जाता है जहाँ पर वांग जी उसका हेल्प करता है क्योंकि बहुत सारे लोग विंग के ऊपर अटैक करने आ रहे थे। विंग अपनी बांसुरी को फाइनली यूज़ करता है और फिर वो अपनी ब्लैक मैजिक से सारे के सारे डिसिपल्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसके कारण सारे कठपुतलियाँ अब विंग के साइड हो गए थे। ये देखकर वैन रोहान खुद ही हैरान था। उसने कहा, तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम्हारे पास आखिर है क्या? विंग ने कहा, मेरे पास जो चीज़ है ना, तुम जानते भी नहीं हो कि मैं कौन हूँ। सिर्फ तुम्हारी इस करतूत की वजह से मैं तुम्हारा गुलाम था क्योंकि तुमने मेरी मॉम और डैड को अगवा कर लिया था, समझे? ये सुनकर वैन रोहान ने कहा, तुम कौन हो? विभूषण ने अपनी बांसुरी को यूज़ किया और फिर सारी कठपुतलियों को उनके ऊपर हमला करवा दिया, जहाँ पर वैन जुलियो की मौत हो गई, वैन झाओ की और वैन जू की भी। जहाँ पर शुयांग भाग रहा था लेकिन फिर उसे भी मौत के घाट उतारना पड़ा। अब वैन रोहान की बारी थी। लान वांग जी आकर वी चांग से और कांगसरन को बचाता है। उन दोनों को खोलने के बाद वहाँ पर लान कुरन आता है और जेबुचुन आता है। उन दोनों को लेकर वो लोग जाने के लिए बोलते हैं ताकि उन दोनों की ट्रीटमेंट किया जाए। और इधर विभूषण एक तलवार लेकर
वैन रोहान के सामने आता है। उसने कहा, वैन रोहान, तुम्हें क्या लगता है कि इतने दिन तक मैं तुम्हारी गुलामी करता रहा? तुम्हें लगता नहीं है कि मैं तुम्हें कोई मार सकता हूँ? वैन रोहान ने कहा, विभूषण मुझे छोड़ दो। देखो, मैंने तुम्हारे मोमेंट को कुछ भी नहीं किया था, बस तुमने मुझे धोखा दिया। विभूषण ने कहा, पहले ये खेल तुमने शुरू किया था और ख़त्म मैं करूँगा, समझी? ये सुनकर वैन रोहान ने कहा, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, मेरे पास इन लोहा है। विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। विंग ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक टुकड़ा है, लेकिन मेरे पास इन लोहे का 3 टुकड़ा है, तुम समझे? वैन रोहान ने कहा, तुम्हें 3 टुकड़ा कहाँ से मिला? विंग ने कहा, एक क्लान कबीले से, दूसरा मेरे पास था और तीसरा मैं ईलिंग से लेकर आया हूँ। ये सुनकर वैन रोहान ने कहा, क्या? विंग ने कहा, तुम्हारे पास जो टुकड़ा है वो स्वानरो गुफा से था, मुझे पता है कि तुमने वहाँ से चुराया है। वैन रोहान ने कहा, वो टुकड़ा मुझे दे दो। विंग ने कहा, हरगिज़ नहीं। उसने टुकड़े को बुला लिया। वो टुकड़ा अपने आप ही वैन रोहान के पास से विंग के पास आ गया और वो 4 के 4 टुकड़े जुड़ गए। विंग के पास एक और एक्स्ट्रा टुकड़ा था जिसका स्टार टाइप का था, जो टुकड़े का 5वां टुकड़ा था, वो भी विंग ने जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद विंग ने बांसुरी बजाना स्टार्ट किया, जिससे वैन रोहान की जो बॉडी थी वो लाल बन गई और आखिर में वो ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट होने के साथ साथ इन लोहा भी नीचे गिर गया। विंग भी नीचे गिर गया, उसे खून की उल्टी होती है। विंग की आंखें नम हो रही थी और विंग बेहोश हो गया। सीन कट होती है। जब विंग को होश आता है तब तकरीबन 3 महीना बीत चुके थे। 3 महीने बाद विंग को होश आया था। विंग ने वांग जी को देखा पहले, जो कि उसके सामने बैठा हुआ था। उसे कहा, लानजान, मेरी मॉम डैड। वांग जी ने कहा, वो बिल्कुल ठीक है, वो हमारे कबीले में है। तुम ठीक तो हो ना विंग? विंग उठकर खड़ा हो गया। विंग ने कहा, मुझे उनसे मिलना है। विंग अपने मॉम डैड से मिलने के लिए चला गया। अपने मॉम डैड को उसने हग किया। उसकी मॉम डैड ने उसे बहुत सारी दुआएं दी और उन्हें हग किया, किस किया फॉरहेड पर। विंग बहुत रो रहा था। वी चांगसे ने कहा, मुझे पता नहीं था विंग, तुम इतने बहादुर बनकर ये सब कुछ करोगे। पता है, इन लोहे को लान कोरैन ने शुद्ध किया है और उसके बाद उन्होंने उस मूर्ति के पास उसे छोड़ कर आया ताकि वो दोबारा किसी की नुकसान ना कर सके। विंग स्माइल करता है। विंग ने कहा, इस बांसुरी की अब कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने कहा, उसे अपने पास ही रखो, क्योंकि तुम्हारे पास पावर्स ख़त्म नहीं हुए। ये तुम अकेला इंसान हो जिसे इन लोगों को कंट्रोल करना आता है। विंग ये सुनकर स्माइल करता है। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? वांग जी ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम होगी तो तुम उसे छोड़ सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ना छोड़ो तो ही अच्छा है, क्योंकि तुम बुरे नहीं हो। ये सुनकर जेबुचुन ने कहा, हर काला जादू जानने वाला इंसान बुरा नहीं होता। विंग ने स्माइल किया। लान कोरैन ने कहा, तो शादी की बात करें? ये सुनकर वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को देखते हैं और शर्म के मारे लाल हो गए थे। वी चांगसे ने कहा, हाँ ज़रूर, लान वांग जी इधर आओ। विंग लान वांग जी को देखने लगा। लान वांग जी वहाँ पर आ गया। वी चांगसे ने लान वांग जी के हाथ को विंग के हाथ में रखते हुए कहा, मेरे इस पागल बेटे को तुम्हारे हाथ में देकर जा रहा हूँ, संभाल कर रखना और सावधान रहना। वी चांगसे हंसते हुए कहता है। ये सुनकर जेबुचुन ने कहा, सावधान रहना मतलब? कांग्रेस सरान ने कहा, क्योंकि हमारा विंग बहुत नटखट है ना, इसीलिए। बेचारा वांग जी के लिए मुझे फ़िक्र हो रहा है। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और विंग ने कहा, मॉम, मेरी बेइज्जती करना बंद करो। यहाँ पर सब लोग हंस रहे थे और हंसते हंसते इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फिर गाइस, कैसा लगा आपको ये वाला फ़ैन फिक्शन? ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरे फ़ैन फिक्शन को सुनने के लिए। बहुत टाइम बाद मैंने एक फ़ैन फिक्शन अपलोड किया। अब अक्सर एक फ़ैन फिक्शन आता रहेगा। मैं लॉन्ग स्टोरी भी स्टार्ट कर दूँगी और शॉर्ट स्टोरी भी चलेगी। सो गाइज़, थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरे फ़ैन फिक्शन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए। अभी तक नहीं किया, ज़रूर कर दो। एक कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच यूट्यूब को, जिन्होंने आप तक मेरी फ़ैन फिक्शन को पहुँचाई है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला फ़ैन फिक्शन आप सबको हमेशा की तरह पसंद आएंगे, जैसे कि आप हमेशा मेरे फ़ैन फिक्शन को पसंद करते हो। सो गाइज़, मिलती हूँ एक और न्यू फ़ैन फिक्शन में। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।